जून 2007 का प्रश्न पत्र समाज कार्य का करवा चुका हूँ आप लोगों का, है ना। आज दिसंबर 2007 का समाज कार्य का प्रश्न पत्र है ये, ठीक है भाई। और आज का पहला सवाल ये है आपके सामने, मुझे ज़रा बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए कि असफल पलायन का अर्थ है क्या। अच्छा, इस पीडीएफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो फिर ठीक है। तो ज़रा मुझे बताइए असफल पलायन का अर्थ क्या होता है, बताइए असफल पलायन का अर्थ। तो मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा आप लोगों का, थोड़ा सा होल्ड रखिए, ज़्यादा नहीं, एक मिनट, मैं आप सबका कमेंट भी सीन करूंगा। चलिए ज़रा बताइए मुझे क्या होता है इसका सही जवाब, अगर आपसे पूछूं तो मैं क्या हो सकता है इसका सही जवाब, बताइए कि असफल पलायन का अर्थ होता है आदतन पलायन करता कि अल्प अवधि के अंतराल में पलायन, कि पलायन की कोशिश अगर असफल, और डी कह रहा है कि दीर्घ अंतराल में पलायन। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब भाई बताइए, अभी किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, क्या बात है। हाँ, हनी जी का आ गया भाई, सी सही जवाब आ रहा है। सी, इनका कहना है कि सी होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, अल्प अवधि के जो अंतराल होता है ना, अल्प अवधि के अंतराल पर एक छोटी कसौटी करने के जो रुझान होते हैं वह असफल पलायन का अर्थ हो देता है। असफल पलायन का अर्थ देता है निखिल सर, ठीक है। असफल पलायन, असफल पलायन का अर्थ क्या होगा, अल्प अवधि, ठीक है, अल्प अवधि होगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, सही करेक्ट, बी सही माना जाएगा इसका, बी सही जवाब है इसका, ठीक है। चलिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो विरेचन शब्द है, विरेचन को कैथोरसिस कहा जाता है। ये कैथोरसिस का मतलब क्या होता है जरा बताइए कोई मुझे, कैथोरसिस होता क्या है बताइए, कैथोरसिस क्या होगा। नो वाइस, आवाज़ नहीं जा रही मेरी क्या भाई, हनी जी आवाज़ नहीं आ रही है सर, क्या बात कर रहे हो। हम्म, पेट, मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड कह रहा है विरेचन का मतलब होता है कैथोरसिस। जी सर फर्स्ट क्वेश्चन से कराइए, क्यों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन से कराइए। सर आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, सर वॉइस नहीं थी आपकी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके 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 ओके, चलिए अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये बोल रहा है आप सबसे कि असफल पलायन का अर्थ क्या होता है, तो आदतन पलायन करता ये नहीं होगा आपका असफल, और आपका ये भी नहीं माना जाएगा पलायन की कोशिश मगर असफल हो, पलायन की कोशिश करे मगर वो असफल हो जाए, पलायन करने की बात हो रही है। दीर्घ अंतराल में पलायन हो तो ये भी असफल पलायन नहीं होगा, तो अल्प अवधि के अंतराल में जो पलायन होता है वह आपका होता है असफल पलायन का अर्थ बताता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब बताइए विरेचन कैथोरसिस का अर्थ क्या होना चाहिए, विरेचन कैथोरसिस का अर्थ क्या होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में नाम आपको पता होना चाहिए किसने सबसे पहले इसके प्रतिपादन किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, अरस्तु नाम आता है अरस्तु का, और इन्हीं के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, ठीक है भाई। कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकार को उचित रूप से विरेचन के रूप में जानने की जो प्रतिक्रियाएं थी वो अरस्तु के द्वारा कही गई थी। तो बताइए जरा कैथोरसिस का मतलब क्या होना चाहिए, कि अपनी समस्याओं को किसी दूसरे से कहकर तनाव में कमी होना, मतलब अपनी समस्या को तुमने किसी और से कह दिया तो वो क्या कम हो जाना, ऐसी एक्टिविटी को कैथोरसिस कहा जाता है। दूसरी बात कि प्रत्येक को अपनी समस्या बताते रहो, मतलब जो मिले आपको अपनी समस्या बताते रहो और वो क्या आपका कैथोरसिस हो जाएगा। और सी कहता है कि अपनी समस्याओं को किसी को बताने का प्रयास ही ना करो, मतलब अपनी समस्या जो है वो किसी से भी मत बताओ, मत किसी से ना शेयर करो, तो क्या यह कैथोरसिस होगा कि ऐसे पेशेवर व्यक्ति
को, ऐसा पेशेवर का मतलब होता है व्यवसाय व्यक्ति, जो अपनी समस्या के बारे में बताकर तनाव में कमी होना, मतलब अपन केवल पेशेवर व्यक्ति को ही बताया जाए। ठीक है, तो बताइए जरा क्या सही होना चाहिए। कमेंट भी आना चाहिए भाई आप सबका, कमेंट में देख लेता हूँ एक बार। कमेंट तो कुछ किया ही नहीं आप लोगों ने, सिर्फ सुन रहे थे। चलो कोई बात नहीं, सुन लिया सर किया है, कमेंट तो किया है सर हमने। अच्छा, गरिमा का आया सिर्फ भाई अभी तक तो। गरिमा आ गया, सर अजय जी सबसे आ गए पहले तो हैं, हमने दीपा, कर दिया है। ओके ठीक है, दीपा का भी आया भाई, दीपा का ए, गरिमा, अजय जी का ए डी आया है, और गरिमा मैडम का भी डी आया है। नहीं भाई, ए तो ए वाले बच्चे दीपा का सही है। दीपा मैडम सही कह रही हो आप कि अपनी समस्याओं को दूसरे से कहकर जो तनाव की कमी होती, ये ऑप्शन आपका सकारात्मक भी है, और प्लस में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये विरेचन का अर्थ भी रिप्रेजेंट कर देता है, भाव विरेचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, डी नहीं होगा। अजय सर का कहना था डी, भाई नहीं, डी नहीं होगा। ठीक है, विरेचन मतलब एक प्रकार की रोचक औषधि के द्वारा शारीरिक विकारों को, यानी अगर मैं आपसे कहूँ एक शब्द, तो आप उदर नाम सुना होगा, उदर, स्टमक, पेट, है ना, के विकारों की शुद्धि को लेकर बात करता है। और ये कैथोरसिस मैं चिकित्सालय के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो आयुर्वेद के परिभाषित के अगर तरीके से किया जाए आयुर्वेद के रूप में कि विरेचन क्या होता है, तो एक प्रकार से इन्होंने कहा शारीरिक विकार है ये। ठीक है, ये चीज़ बताया। लेकिन भाव विरेचन में कुछ जगहों पर यह भी बताया गया है कि कला और साहित्य के माध्यम से कहा गया कि दूषित मनोविकारों के उचित रूप से विरेचन का रूप दिया गया है। कुछ इन लोगों ने बताया इस तरीके से, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई अभावनात्मक और भावनात्मक तरीके से होता है। तो ऐसे में जो विरेचन शब्द रिप्रेजेंट होता है अपनी समस्या को दूसरे से कहकर तनाव को कम करना, ये विरेचन, ये कैथोरसिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कई बार, मैंने देखा है कई बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया हुआ है ना, रिपीट हुआ है कई बार ये प्रश्न। ठीक है, ज्ञान मीमांसा का मतलब आप जानते होंगे, ये ज्ञान मीमांसा एक दर्शन है। ठीक है, एक ज्ञान मीमांसा है। तो और यही जो ज्ञान मीमांसा है उस दर्शन की उस शाखा के बारे में बात करना है आपको। तो जरा बताइए ये किसके बारे में बताता है ज्ञान मीमांसा। अच्छा प्रश्न है, और आप लोगों को आना भी चाहिए ये तो ज्ञान मीमांसा से संबंधित। बताइए क्या होना चाहिए। जानना, सुनना, अजय जी का ए हो गया भाई, हनी का भी ए हो गया। अच्छा ठीक है भाई दुर्गा मैडम। और क्या हो सकता है इसके बारे में अगर कहें तो इस प्रश्न का जवाब, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है एक प्रकार से, अगर मैं आपसे बात करूं तो जहां पर ज्ञान मीमांसा में आधुनिक कला के बारे में अगर चर्चा की जाए तो आप ये समझते हैं तो ज्ञान क्या है, ज्ञान की संभावना है या नहीं है, ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, मानव ज्ञान की संभावना जो सीमाएं हैं वो क्या हैं, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो बताइए उसमें जानना इम्पोर्टेंट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, नो, हाँ नो ये माना जाता है भाई। अब जितने बच्चे, अच्छा सब लोगों ने ए दे दिया भाई, यानी सबको आता था ये प्रश्न, चलो फिर तो ठीक है भाई, ये स्टार मिलता है आप सभी को, ये सब लोगों को आता था। प्रतिमान क्या होता है, पैराडाइम इसको बोलते हैं प्रतिमान को। ठीक है, पैराडाइम का अर्थ क्या होना चाहिए बताइए जरा। पैराडाइम, अच्छा पैराडाइम रिप्रेजेंट करेगा मॉडल को। अच्छा ये प्रतिरूप मतलब मॉडल है। ठीक है भाई, प्रतिरूप मतलब मॉडल है, भूमिका है, कौशल है, गुण है, 4 ऑप्शन है। किसी चीज़ को दर्शाने के लिए या किसी सैंपल को, वस्तु को, सोच को, लिखाई को, इत्यादि चीज़ों को जो रिप्रेजेंट कर देता है प्रतिमान का अर्थ में, तो प्रतिमान का अर्थ कैसा होना चाहिए बताइए जरा। ए सबका जवाब आ रहा है, प्रतिमान का अर्थ मॉडल के रूप में होना चाहिए। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। सैद्धांतिक प्रतिमान भी होता है आपका, भौतिक प्रतिमान भी होता है, वैज्ञानिक प्रतिमान भी होता है, गणितीय प्रतिमान भी होता है, कई प्रतिमान होते हैं। और उन प्रतिमानों में अगर आपसे बात किया जाए तो एक प्रतिमान यानी सारे प्रतिमानों को रिप्रेजेंट करके इसने बताया कि उन प्रतिमानों को क्या बोला जाता है, तो एक प्रतिरूप बोला जाता है। जैसे सैद्धांतिक प्रतिमान किसी तंत्र के नियमों की अवधारणा को दर्शाना सैद्धांतिक हो जाता है। भौतिक किसी वस्तु को त्रिआयामी सैंपल के रूप में आप जब यूज़ में लाते हैं तो वह एक प्रकार का हो जाता है। वैज्ञानिक आप जानते हैं भलीभांति तरीके से जहाँ पर किसी चीज़ को सरल तरीके से समझा जाए या खोज किया जाए, अन्वेषण किया जाए, वो हो जाता है आपका। सही जवाब है भाई, आप लोग सही दे रहे हो, ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हो। ठीक है भाई, आवाज़ अगर साफ जा रही है फिर तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
और एक प्रश्न यहाँ पर आपका ये है कि नाटकीकरण का मतलब बताइए जरा। अच्छा, ये नाटकीकरण का सिद्धांत आ गया, ये प्रश्न कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को। और बताइए जरा क्या होना चाहिए ये प्रश्न, प्रश्न तो कैसा होना चाहिए भाई। देखिए ये इस प्रश्न का, देखो मैं बताऊं, कोई एग्जैक्ट, तो मैं बताऊं आप लोगों को, कोई एग्जैक्ट ऐसा कुछ वर्स नहीं मेंशन किया गया एग्जैक्ट वर्स, है ना। कि भाई किस रूप में आ रहा है, एग्जैक्ट का मतलब है किस रूप में वो आ रहा है, ऐसा ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्ट में, ठीक है। तो बताइए जरा कि देखो आप बताओ मैं आपको, केश वर्क में भी यूज़ होता है और समूह कार्य में भी, सॉरी समूह नहीं है, ग्रुप है, कम्युनिटी है, तो ये दोनों में आ जाता है भाई। अच्छा यहाँ पर देखिए वर्ग वाला है, समूह भी है, ठीक है, ये तीन में, इसमें आई थिंक मुझे ये क्वेश्चन लग रहा है गलत। इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए था कि नाटकीकरण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं होगा, तो सामाजिकरण वाली जो सोशलाइजेशन वाली प्रक्रिया होगी वो सही होना चाहिए था, बट यहाँ पे पूछ लिया नाटकीकरण का सिद्धांत है, नाटकीकरण का सिद्धांत है। तो देखो सिद्धांत तो बेसिकली केशवर्क में भी कोई नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक इत्यादि माध्यम से आप क्या करते हो, नाटकीय ऐसे सुन लो, ठीक है, जैसे वैधता हो या विश्वसनीयता हो तो वो भी केश वर्क में इन्वॉल्व हो जाता है। ग्रुप कम्युनिटी वर्क करेंगे तो भी आप उसमें इन्वॉल्व होगा, आपका ग्रुप वर्क करेंगे तो भी नाटकीकरण का सिद्धांत इन्वॉल्व होगा, ठीक है। वैसे आप लोग इसको सर्च करना क्या होना चाहिए इसका जवाब सही, बट मैं आपको बताऊं ये एक प्रकार से जो सोशल एक्शन का पार्ट है उसका पार्ट है, ये सोशल एक्शन का पार्ट है। सबसे पहली बात तो एक बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोगों के पास सोशल एक्शन की बुक वगैरह होगी तो आप उसमें देखना, उसके प्रारूपों में तो या सिद्धांतों में तो आपको मिल जाएगा इसके प्रारूप, उसमें विश्वसनीयता का मिल जाएगा, स्वीकृति का सिद्धांत मिल जाएगा, वैधता का सिद्धांत मिल जाएगा, नाटकीकरण का सिद्धांत मिल जाएगा, बहुआयामी का सिद्धांत मिल जाएगा, बहुआयामी का कार्यक्रम का सिद्धांत मिल जाएगा, ये आपको मिल जाते हैं वहाँ पर सिद्धांत, ठीक है। और ये सिद्धांत हैं आपके सोशल एक्शन के जो मैं अभी आपको बताया हूँ, बट इसमें सोशल एक्शन कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से भाई इस प्रश्न ही गलत मुझे लग रहा है। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे बताना ग्रुप में, इसमें इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, और कहीं पर मिलता है इसका आंसर तो उसको भी आप लोग करना शेयर, ठीक है भाई, विथ प्रूफ के साथ, विथ प्रूफ के साथ। और मैंने प्रूफ बता दिया है, सोशल एक्शन का बुक लेना और उसमें सिद्धांत पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा नाटकीकरण के सिद्धांत के बारे में, ठीक है भाई, पूरा डिटेल। और अगर मैं बात करूँ तो वो अगर इधर अप्लाइड पर तो केस वर्क पर भी लागू होता है, ग्रुप वर्क कम्युनिटी वर्क पर भी लागू होता है, और ग्रुप वर्क पर भी ये लागू हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न ले लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है भाई, हनी जी, दीपा मैडम, गरिमा और निखिल सर, अजय सर, ठीक है ना, देख लेना, सीन कर लेना आप लोग उसे भी थोड़ा सा अगर मिल जाता है, ठीक है। प्रीति मैडम आपके पास बुक भी होगी शायद, आप देखना उसमें क्या चीज़ें हैं, कंटेंट वगैरह भी, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वो है। एक प्रश्न ये देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे भाई, अभी आप लोगों को मैंने कल ही बताया है, जरा बता के मुझे दिखाइए जरा, बताइए। ओके क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया क्या मैंने आप लोगों को, अच्छा नहीं बताया ही नहीं उसका, तभी तो चलो 6 डी सभी लोग कह रहे भाई, अच्छा इसका सही जवाब बता रहे हो आप सभी लोग, डी, चलो ठीक है। तो बालक पर डी कहाँ से होगा यार, सर बी बताया, अच्छा 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 ओके, चेतना, बॉम्बे ठीक बताया ठीक 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 ठीक, चेतना मैडम कह रही है बी होगा, ओके ओके ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है हनी जी, ठीक है ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पेड़ से बचाव को लेकर, बहुत बढ़िया। कोई बताना चाहेगा इसके बारे में एक आध दो पॉइंट। चिपको आंदोलन यूपी के चमोली जिले से 1970 में स्त्रियों के भारी, हाँ भारी एक जनसंख्या में भाग लिए थे उसमें, म्यूट हो जाइए एक बार, लगभग जो डेटा मिला था हम लोगों को 300 प्लस जनसंख्या। देखिए किसी ने अनम्यूट हो गए हैं, उनकी आवाज़ नहीं टकरा क्या रही है, म्यूट हो जाइए। कहीं आपकी आवाज गूंज रही है। मेरी आवाज़ नहीं म्यूट हो रहा है, कोई ना कोई तो होगा अनम्यूट भाई, देख लीजिए कोई सर कौन, आपकी आवाज है। ऐसा नहीं हो सकता, चलो पर कोई नहीं है। ठीक है, फिर तो सही है। तो यहाँ पर मैं कह रहा था आपका यही सही जवाब हो जाएगा, पेड़ बचाओ आंदोलन, ठीक है भाई, पेड़ बचाओ आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने,
लॉबिंग का अर्थ क्या होगा, बताइए। लॉबिंग का अर्थ बोलिए। ए, ओके, चलो ठीक है भाई, जवाब आप सबके आ रहे हैं। ए सबका आ रहा है। देखिए, लॉबिंग के बारे में पहले जान लीजिए आप लोग। ठीक है, लॉबिंग है क्या? ठीक है, यहाँ लॉबिंग मतलब समर्थन मांगने की बात है ना, समर्थन मांगने की बात हो रही है। और याद रखना आप लोग कि यह आंदोलन एक आवाज़ आपके यहाँ ब्रेक हो रही ना? सर डबल आ रही है थोड़ा सा। अब सही है? अब नहीं जा रही ना डबल? हाँ सर, सर अब ठीक है। चलो ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग, जो लॉबिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ, इसका अर्थ जैसे जो समर्थन जुटाने से संबंधित, यानी समर्थन मांगने की प्रक्रिया है। आपने जन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझौता और न्यायिक तरीका शामिल, जो भी एडवोकेंसी के एक खास मकसद के लिए सामाजिक संस्थानों में बदलाव के लिए जो बात की जाती थी, वो समर्थन की बात की जाती थी। उसी का एक पार्ट बोला गया लॉबिंग है। ये क्या है? लॉबिंग है। ठीक है, तो नीतियों को प्रभाव में लाने के लिए, लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी आवाज़ को ऊंचा उठाने के लिए, और संगठनों और लोगों के साथ बदलाव करने के लिए जो कार्य होंगे उसके बारे में चर्चा हुई थी। प्लस अगर लॉबिंग के बारे में चर्चा करूं तो एक प्रकार से किसी भी समस्या का समाधान निकालने या उससे निपटने के समर्थन को जुटाने की बात करता था। ये दूसरे लोगों के सामने सभी विचारों को एक पक्ष के रूप में रखता था, एक सिफारिश के रूप में रखता था, एक निवेदन के रूप में रखा जाता था, एक समर्थन के रूप में रखा जाता था। तो एक प्रकार का यह हो जाता है लॉबिंग। और सिंपल लैंग्वेज में पैरवी को आप रिलेट कर सकते हैं, समर्थन को रिलेट कर सकते हैं आप, तरफदारी को रिलेट कर सकते हैं आप, पक्षधारण को रिलेट कर सकते हैं आप, पक्ष निर्माण का रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना। सहभागिता की भी भूमिका इसमें आ जाती है, प्रतिनिधित्व की भी भूमिका आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लॉबिंग को एक रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समर्थन जुटाना एक प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सबका सही जवाब हो जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर प्रश्न मिले लॉबिंग तो तुरंत आंख बंद करके समर्थन जुटाना। ठीक है भाई, ये सही कर देना। बुजुर्गवाद का अर्थ, ठीक है, बताइए जरा। अपने ये सारी चीज़ें सुना भी होगा इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में क्या होना चाहिए? बताइए। यानी फैक्ट, सारे क्वेश्चन फैक्ट पे चल रहे हैं अभी, सारे के सारे क्वेश्चन फैक्ट पर चल रहे हैं, है ना। देखो, अर्थशास्त्र के मध्यम वर्ग की बात की गई थी, बुजुर्गवाद। अब आपको बताऊं, कभी ऐसे, अच्छा वो अंजलि मैडम नहीं है क्या आज क्लास में? अच्छा भाई, उनका तो कोई मैसेज नहीं है, कमेंट नहीं है, नहीं है, चलो कोई नहीं। उनका कल एक क्वेश्चन भी आया था मेरे यहाँ कि सर बुजुर्गवाद में सबसे अहम भूमिका किसकी मानी जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मध्यम वर्ग से अधिक धनवान जो श्रेणी होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, जो अधिक धनवान की श्रेणी के कैटेगरीज में आते हैं वो बुजुर्गवाद के, यानी मध्यम वर्ग। तो आपने एक प्रश्न भी देखा होगा और आपको मिलेगा भी आने वाले टाइम में कि सबसे पहले मध्यम वर्ग होता है। ठीक है, एक श्रेणी की व्यवस्था के आधार पे, ठीक है, कि किस तरीके से आप कैटेगरीज वाइज उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उनका ये भी प्रश्न था, तो वर्गों को लेकर, लेकिन ये कोई क्रम नहीं था कि आप ईयर वाइज क्रम लगाएंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्ट के आधार पे था। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ बुजुर्गवाद में, जो साम्यवाद में इन्होंने बुजुर्गवाद की भूमिका बताया था कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, याद रखना मेरी बात को। एक साम्यवाद है, उस साम्यवाद में बुजुर्गवा वर्ग का जो बुजुर्गवाद है, वर्ग है, उस वर्ग के बारे में इसने बताया था। और जो बुजुर्गवाद है वो पूंजीपति से रिलेट करता था, अच्छा वेतन पाने वाला पूंजीपति मध्यम वर्ग का रिप्रेजेंट करता था इन चीज़ों को। ठीक है, इसका अर्थ ही बनता है कि उस मध्यम वर्ग से जिसका झुकाव पूंजी निर्माण की ओर हो सके, जिसका झुकाव पूंजी निर्माण की ओर हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग बताइए जरा मुझे, इसका सही जवाब क्या होगा कि अमीर का अमीर, अधिक अमीर का होना, कि गरीब का गरीब होना, और गरीब का अधिक गरीब होना, और अमीर का गरीब होना। और सबका जवाब आया है बी सी करके आ रहा है भाई, कंफ्यूज लग रहे हैं आप लोग हैं।
तो मैं आपको बता दूं, बुजुर्गवाद मैंने एक ही शब्द आप लोगों से बोला है कि इसमें पूंजीपति का रिलेट किया गया था। तो अच्छा वेतन पाने वाला पूंजीपति मध्यम वर्ग का अर्थ को रिप्रेजेंट करता था बुजुर्गवाद वाला। तो अब आप जरा मुझे बताइए कि अच्छे व्यक्ति पा रहा है तो जाहिर सी बात है वो धनवान तो होगा अमीर होगा। और फिर बताइए अगर वहाँ पर और पैसे पा रहा है और अच्छे वेतन पा रहा है वहाँ पर साथ ही साथ, तो बताइए जरा मध्यम वर्ग को यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? सी का ऑप्शन जाएगा कि नहीं, अमीर को और अमीर की तरफ जाना। हाँ, अमीर को और अमीर की तरफ रिप्रेजेंट करने वाली क्रिया विधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन जो होगा सी ही सही माना जाएगा। एक प्रश्न और ले लीजिए, गेमन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट को इंगित, ये क्वेश्चन 5 नवंबर 2020 को पूछा गया था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ये प्रश्न नहीं था, प्रश्न ये था गेसल सॉफ्ट करके दिया था, है ना, शायद यही था मेरे साथ। नहीं, उसमें पूछा था किसने दिया है ये चीज़। सर सेम नहीं था लगता। हाँ, उसने पूछा, हाँ उसमें पूछा था किसने इसके बारे में बताया था, वो प्रश्न आया था। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया है किसको इंगित करता है ये। तो देखो मैंने आप लोगों को गेमिन सॉफ्ट के बारे में भी बताया है। गेमिन सॉफ्ट किस चीज़ के बारे में बात करता है? ग्रामीण की बात करता है, पड़ोसी की बात करता है, चर्च की बात करता है, समूह की बात करता है, कोवर्कर्स की बात करता है, सोशल क्लूज की बात करता है, पर्सनल चीज़ों की बात करता है, और औपचारिकता की बात करता है, वी फीलिंग की बात कर रहा है, कम्युनिटी एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी की बात करता है, और साथ ही साथ श्रम की बात करता है, एक साथ ही साथ कनेक्शन की बात करता है, मोरलिटी की बात भी करता है, नैतिकता की, हाई नैतिकता की बात करता है। ये आपका होता है गेमन सॉफ्ट। और गेमन सॉफ्ट रिप्रेजेंट करेगा आपको किसको? ग्रामीण को। तो ग्रामीण कहाँ पे आएगा? कम्युनिटी में। होगा कि नहीं होगा बताइए जरा। होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए यार, इसमें कोई दो राय नहीं। और गेसल सॉफ्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप जरा मुझे बताइए, संघ को रिप्रेजेंट करेगा। ये संघ का मतलब होता है एसोसिएशन को रिलेट करेगा। एसोसिएशन मतलब शहर। अब अगर ये गांव है तो ये जाहिर सी बात है शहर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ सम संख्याएं के बारे में रिप्रेजेंट हो रही तो दूसरी तरफ विषम संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होनी चाहिए। सोसाइटी की बात करता है। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि एक समूह की, एक पड़ोस की, एक औपचारिकता की, सॉरी अनौपचारिकता। यहाँ आपका जो कम्युनिटी हो जाएगा वो अनौपचारिकता हो जाएगी, अनौपचारिकता हो जाएगी। ये आपका औपचारिकता हो जाएगा, ये आपका औपचारिकता हो जाएगी। तो थोड़ा सा अंतर आप समझ जाएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। अनौपचारिक समुदाय हो जाएगा जिसको गेसल सॉफ्ट बोलेंगे, और औपचारिक आपका एसल सॉफ्ट हो जाएगा जिसको आप एसोसिएशन यानी संघ बोलेंगे आप लोग, ठीक है। और इसमें मैं बात करूँ तो सिटीज़ यानी शहर वगैरह की बात होती है, बिजनेस की बात होती है, और कोऑपरेशन की बात होती है, और दे फीलिंग। अब देखो यहाँ पे वी फीलिंग, कम्युनिटी में वी फीलिंग होता है आप जानते हैं, तो संघ में क्या होगा? दे फीलिंग होगा, ठीक है। बात को समझिएगा अच्छे से आप लोग, है ना। ये दे फीलिंग हो जाएगा आपका, ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला भाई, ठीक है भाई। तो एफ टोनीज ने 1887 में दीपा का कहना है, ठीक है भाई। एफ टोनीज है, सी टोनीज नहीं है यहाँ पर, दीपा मैडम, ठीक है। फेडरिक, हाँ फेडरिक, अच्छा, फेडरिक टोनीज, वेरी गुड। यहाँ पे सी ऑप्शन को इन्होंने टिक मारा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है। दीपा काफ़ी मेहनत कर रही हैं इस बार भाई, बहुत अच्छा, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। और इसका सही जवाब आपका यही होगा। और यहाँ पर एक और आप लोगों को फैक्ट के रूप में दीपा जी ने बताया है एफ टोनीज का नाम, ये भी फैक्ट के रूप में याद रखिए। और एक और दूसरा यहाँ पे फैक्ट आपको याद आया कि 1887। तो इस तरीके से आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई अगर डेटा आपको जानकारी मिलती है तो एक्स्ट्रा में, ठीक है। चलिए, मुक्ता विवाह किससे होता है जरा आप लोग मुझे बताइए। मुक्ता विवाह किससे होगा? जैन से होगा, सिख से होगा, कि मुसलमानों से होगा, बुद्ध से होगा? जरा बताइए मुक्ता विवाह। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है ना, बताइए, बोलिए अपने विचारों को प्रकट करिए। सनी जी, हनी सी आ गया भाई, दीपा सी आ गया भाई, ठीक है, करिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मुक्ता विवाह एक निश्चित अवधि के लिए एक साथ रहने का करार होता है, और शादी के बाद पति पत्नी एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक अवधि तक साथ रहते हैं, और साथ ही यह समय पूरा होने के बाद निकाह खुद ही खुद वो समाप्त हो जाता है ना। कोई जानता है मुक्ता विवाह के बारे में और डिटेल में?
बताइए आप लोगों में से। मुक्ता विवाह। और महिला, अगर मैं बताऊं आप लोगों से, यहाँ पर मुक्ता विवाह में पत्नी के पास मेहर की रकम लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। मुक्ता विवाह का एक और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये से भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुक्ता विवाह में, तो मुक्ता विवाह में महिलाएं सिर्फ मुस्लिम पुरुष से ही शादी कर सकती हैं, जबकि मुस्लिम पुरुष ईसाई, यहूदी और फारसी से भी क्या कर सकते हैं, ये लोग शादी कर सकते हैं। पारसी से भी ये शादी कर सकते हैं। मुस्लिम पुरुष, मुस्लिम महिला की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम जो महिला होती है वो मुस्लिम पुरुष से ही शादी करेगी। तो ये मुक्ता विवाह का एक पार्ट माना जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कल्याण की वृद्धि की बात करता है? क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपके सामने। जरा मुझे जवाब बताइए, इसका क्या सही जवाब होना चाहिए भाई, बताइए। भाग कौन सा है भाई? कल्याण की बात कर रहा है ना, कल्याण की वृद्धि। कल्याण की वृद्धि कौन सा भाग करेगा भाई, बताइए जरा आप लोग। हाँ भाई, निखिल सर सी, संजय राठौर जी, अच्छा जी सी भाई कह रहे हैं। दीपा मौर्य भी डी जवाब आ रहा है, डीपीएसपी का, हाँ वेरी गुड, ये भी सही जवाब है। नीति निर्देशक सिद्धांत इनको कहने का मतलब है भाई, चलो अच्छा ठीक है। और अजय पटेल का डी आ रहा है भाई, गरिमा मैडम का भी डी आ रहा है, संजय राठौर का भी डी, चेतना मैडम का भी डी आ रहा है, निखिल सर का भी डी आ रहा है, सबका यहाँ पर डी 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 है। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर सब लोग डी दे रहे हो आप लोग तो सही जवाब दे रहे हो आप लोग। ये जो भाग है आपका भाग 4 कल्याण से संबंधित होता है। और भारतीय संविधान में मैंने अभी कल ही शायद आप लोगों को बताया हूँ, कल या 2-4 दिन पहले मैंने आप लोगों से बताया भी था कि 448 आर्टिकल्स हैं। और कुछ लोगों का कहना है भाई कुछ जगह पर मिलता है 470 भी आर्टिकल्स, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिए 448 का आर्टिकल्स मुझे भी जानकारी है इसके बारे में। प्लस में 25 इसके भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और मूल का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? मूल का मतलब होता है कि जो रखा गया था, मतलब बेसिक जो चीज़ें पहले थी वो चीज़ें, ठीक, जो शुरुआत में आई थी उसको मूल बोला जाता है। शुरुआत में 1995 आर्टिकल आए, 395 आर्टिकल्स आए थे और 22 भाग आए थे। और टोटल कितने अनुसूची थी? 8 अनुसूचियाँ आई हुई थी, है ना। और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा को अपनाया गया था। संविधान सभा को क्या किया गया था? अपनाया गया था, तो आप लोग जानते होंगे। और ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कब लागू किया गया। हाँ, आप लोग मुझे बताइए जरा, विधि दिवस कब मनाया जाता है? कोई बता सकता है मुझे विधि दिवस कब मनाया जाता है? कौन बताएगा? चलिए डेट लिखिए, लिख कर बताइए जरा, कमेंट करिए, विधि दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विधि दिवस बोलो, बताइए। किसी को नहीं पता भाई विधि दिवस के बारे में? किसी को कमेंट ही नहीं आ रहा है मेरे पास। 26 नवंबर, वेरी गुड, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस के बारे में, तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। और गणतंत्र दिवस आपको पता है 26 जनवरी। और भाग 1 की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले संघ और क्षेत्र ही आएगा। सेम अगर बात करूँ अनुसूची का तो भी वही होगा, अनुच्छेद का फिर तो भी वही होगा, तो दोनों का सिमिलर होता है। सब तीनों का, भाग, अनुसूची और आपका अनुच्छेद, ठीक है, ये तीनों एक ही होंगे, ठीक है, भाग और राज्य। और भाग 2 की बात करता हूँ तो नागरिकता की बात करता है। ये आपको भली भांति तरीके से पता होना चाहिए। 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक ये बात की गई है। भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकार है, जिसमें 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बारे में चर्चा की गई है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों से डीप में जाऊँगा नहीं, मैं बता चुका हूँ आप लोगों से। भाग 4 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो भाग 4 में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो आयरलैंड से लिया गया है उसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो 51 का है ये भी एक प्रकार से डीपीएसपी को ही रिलेट करता है, याद रखना। मौलिक कर्तव्य भी 51 का ए आर्टिकल्स भी बोलते हैं इसको, और 4 का भी इसको बोला जाता है, 4 का भी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। और ये जो है कल्याण की बात करता है ये आर्टिकल। मौलिक कर्तव्य वगैरह कैसे हैं चीज़ें, वो कल्याण की ही जिक्र की जाती हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांत में सारे कल्याण के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। चलिए, सबको पता था ये। चलिए इस प्रश्न का बताइए जरा, मैंने अभी आपको हाल ही में जो है इसके बारे में जिक्र किया है भाई,
ये टॉपिक पर जिक्र किया है, और मैंने आप लोगों को विशेष विवाह के बारे में बताया भी था। जितने भी विवाह थे, शारदा विवाह या शारदा एक्ट, जो भी चीज़ें थी, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्रम में बताया है, PDF प्रोवाइड किया है। ज़रा बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, कि नियम कब लागू हुआ था, बाल विवाह प्रतिरोध नियम कब लागू हुआ था, बताइए। बी 1929, बताइए, बोलिए। सी 1 अप्रैल 1930, 1 अप्रैल 1930 आपका सही जवाब यहाँ पर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो, पहले तो एक ही चीज़ समझ लो आप लोग अच्छे से, तब आप अच्छे से कर पाएंगे इसके बारे में, है ना, जानकारी भी ले पाएंगे आप लोग। देखो मैं आपको बताऊँ, एक है बाल विवाह प्रतिषेध, एक है प्रतिषेध। वह अधिनियम जो प्रतिषेध है, प्रतिरोध नहीं प्रतिषेध बोल रहा हूँ, तो वो आपका 2006 की धारा में 9 में बात कही गई थी। 18 से 21 वर्ष की आयु के पुरुष को वयस्क महिला से विवाह करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई थी। बाल विवाह प्रतिरोध नियम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 1 अप्रैल 1930 और 1 अप्रैल 1929 भी दे रहा है। तो देखिए यहाँ अगर आपसे बात करूं कि बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। नियम लागू कब हुआ था? 1930 को। तो याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। और प्लस में अगर मैं बात करूं, यही बाल विवाह प्रतिरोध नियम जो है बेसिकली 28 सितंबर और 1929 को एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में पारित किया गया था। और ये पारित हुआ था कब? 28 सितंबर 1929 को। 28 सितंबर 1928 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में पारित किया गया था। और आप जानते हैं कि जो गर्ल्स 14 वर्ष, बॉयज़ 18 ईयर्स जो तय किया गया था, उसी को बाद में 18 वर्ष कर दिया गया गर्ल्स को और 21 वर्ष बॉयज़ को कर दिया गया था। और आपको ये पता है। और ये बातें जो है इसके जो प्रयोजक के रूप में जाने गए थे, शारदा एक्ट के जो जिन्होंने बनाया था, यानी एक प्रकार से तो जिसके द्वारा ये निर्मित हुआ था, हरबिलास शारदा थे, हरबिलास शारदा थे। और उन्हीं ने अपने नाम पर ये शारदा अधिनियम के नाम जो है रख लिया था। और वो जो शारदा अधिनियम था वो बेसिकली 1 अप्रैल 1930 को लाया गया था। और यही 1 अप्रैल 1930 जो है ये आपको रिप्रेजेंट करता है बाल विवाह प्रतिरोध नियम को, यही बताता है आपका। ठीक है भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही माना जाएगा इस प्रश्न का जवाब, सी वाला सही माना जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को ना भाई? चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। और क्वेश्चन ये है आपके सामने कि अपराध एक अर्जित व्यवहार है या सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अपराध, आत्महत्या नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपराध बोल रहा हूँ। आत्महत्या, चलो अच्छा बता दीजिए कौन आत्महत्या किसने दिया है? आत्महत्या की अगर मैं बात कर लेता हूँ, चलो एक दुर्खिम ने, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा। अब मुझे ज़रा बताइए यहाँ पे अपराध के बारे में, फिर अर्जित, अपराध एक अर्जित व्यवहार है। देखो ऐसे ही प्रश्न है, ये सब ऐसे ही प्रश्न आते हैं। हो सकता है इस बार आत्महत्या वाला पूछ ले आप लोगों से। तो अपराध जो है सामान्य एक आचरण में, अच्छा जी, सामान्य आचरण में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो किया जाने वाला सामान्य व्यवहार होता है, वह आपका होता है आचरण होता है। देखो सुदरलैंड नहीं है, सुदरलैंड है ये। आप जानते होंगे व्हाइट कॉलर वाला कौन है, बताइए जरा, बताइए। सुदरलैंड, हाँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिएगा। बाकी इन्होंने, ये समाजशास्त्री हैं, ये इन लोगों ने समाज में अपनी अपनी एक अहम भूमिका निभाई है वर्गीकरण में, समाजशास्त्र के। ठीक है, तो ये चीज़ें। परिवीक्षा के बारे में मैंने देखो बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, परिवीक्षा क्या होता है बताइए जरा। परिवीक्षा को बोला जाता है प्रोबेशन, बताइए कौन बताएगा? सजा पर सतर्क रोक, जमानत पर छोड़ना, सजा पर रोक। और अगर आप लोगों ने समझा होगा तो फिर तो ठीक है भाई। देखो प्रोबेशन परिवीक्षा काल होता है, बात तो समझ में आती है। प्रोबेशन लैटिन से प्रोबेयर से बना हुआ है और इसका मतलब था परीक्षण को लेकर, है ना, यही चीज़ था। सूत्रपात के बारे में अगर कोई नाम आता है तो किसका नाम आता है, कौन बताएगा? सूत्रपात किसने किया बताइए जरा, बताइए। सूत्रपात किसने किया भाई? भूल जाते हो?
अगस्ट, क्या नाम बताया आपने, फिर से बोलिए एक बार, रिपीट करिए। जॉन अगस्टस। जॉन अगस्ट, ओके ओके ओके। और भी कोई नहीं पता, चलो सही जवाब 1941 में जॉन अगस्टिन के द्वारा ये जो है प्रोबेशन शब्द भी इसको सूत्रपात किया था 1941 में भी, ठीक है, सॉरी 1841 में, 1941 में, सॉरी हाँ 1941 में, 1841 में बोस्टन का नाम आता है, बोस्टन में, जिसमें उसने कहा था ये बातें, याद है वो बात कि इस जो एक व्यक्ति था वो था धूम्रपान कर रहा था, उस व्यक्ति को उसने सुधारने के लिए लेके आए थे, याद नहीं है, भूल जाते हुआ, स्टोरी भी थी वहाँ पे, मैंने समझाया भी था आप लोगों को। सर वो शराब पीते थे तो लोगों को हाँ मैं सबको ठीक कर दूंगा इस तरीके, और उसी के आधार पर उसने 2000 व्यक्तियों को भी छोड़ा था। तो इन चीज़ों को लेकर उसने बताया था, ये बोस्टन का नाम आता है वहाँ पर, 1841 का था वो, ठीक है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, देखो अपराधी को सज़ा माफ़ करने की जो बरी के बारे में बात करता है एक प्रकार से, और प्रोबेशन ऑफ, अगर मैं बात करूँ तो प्रोबेशन ऑफ, आपने एक अधिनियम भी सुना है, कोई बता सकता है कि प्रोबेशन परिवीक्षा अधिनियम कौन सा है, परिवीक्षा अपराधी अधिनियम कब का आया है अधिनियम, 1948 कि 1958? 1958, वेरी गुड, 1958 होगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, 1958 परिवीक्षा अपराधी अधिनियम, ये बहुत बढ़िया। ये देखो एक से मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों से निकलवा रहा हूँ, तो यानी आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हो रही है, यानी है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, आप जितना बोलेंगे उतना आपको याद होगा फिर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और देखो प्रोबेशन का मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रोबेशन लेने के लिए आप स्वयं या अपनी वकील साहब के द्वारा या कोर्ट के याचिका के दायर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोर्ट के सामने अपना अच्छा आचरण प्रोबेशन लेने का कारण या उसकी शर्तों का पालन का कोर्ट का विश्वास दिलाना पड़ेगा, ठीक है। और कोर्ट आपका विश्वास करके अगर आपको प्रोबेशन दे देता है तो प्रोबेशन हमेशा सज़ा मिलने के बाद मिलता है, ठीक है, याद रखिए। 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों को प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है, और अस्थायी रूप से रिहा होने का, अस्थायी रूप है ये, ठीक है, अस्थायी रूप का, सॉरी अस्थायी, स्थायी है ये, अस्थायी, अस्थायी का जो रूप है वो पैरोल है, अस्थायी रूप जो है वो पैरोल है, ठीक है। तो प्रोबेशन का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सजा पर सशर्त रोक लगाने की बात करता है, ठीक है। तो यानी एक प्रकार से आप छोड़ने की जो बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो, मैंने बोल दिया ये बातें साफ शब्दों में ही पढ़ दिया हो, तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि जमानत पर छोड़ना नहीं होगा, सजा पर रोक लगाने पर नहीं होगा, शर्त है यहाँ पे, शर्तों पर रोक लगाना होगा। लाइसेंस छुड़ाना ये तो गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर, सही जवाब। पहला किशोर न्याय अधिनियम कहाँ पर स्थापित किया गया था, कहाँ किया था? मद्रास। ओके ओके, और भी कोई? भारत का पहला किशोर न्यायालय भारत का ही है ना? अच्छा राज्य है तो फिर तो भारत का ही होगा, ये तो राज्य है ना सारे कुछ, देखो यहाँ पे ये तो लखनऊ आपका एक सिटी आ जाएगी, लेकिन बाकी तो राज्य ही है, ठीक है भाई। तो कुछ सिटी है, राज्य का ही है। तो भारत का पहला किशोर न्याय या किशोर न्यायालय जो है 1927 में, नहीं पहला तो कलकत्ता में किया गया था सबसे पहले भाई, नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की बात, तो पहले सुप्रीम कोर्ट जानते थे कहाँ था? ये था पहले कलकत्ता में था। अब एक चीज़ और याद रखिए, मैंने आपको बताऊँ कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट आया है, दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 को। और यहाँ पे पहला किशोर न्यायालय मुंबई में स्थापित किया गया था, और मुंबई आज का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई सी हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। 2-3 बातें बताया, इससे बहुत इंपॉर्टेंट थी, तीनों के तीनों फैक्ट के रूप में आ सकते हैं। गरीबी का संबंध किससे होगा भाई? जी 1937 में क्या बताया आपने? दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना, 25 हाई कोर्ट है, 25 टोटल हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, वो दिल्ली में है, और 1937 में इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर को, ब्रिटिश शासन था उस समय, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बताइए जरा, गरीबी का संबंध किससे? सापेक्ष सिद्धांत से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए यार, यही तो सही है। आपको बताऊं, सापेक्ष निर्धनता से जो मतलब बनता है ना, वर्ग से बनता है, प्रदेश से बनता है, देशों की तुलना में बनाई जाती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो सापेक्ष गरीबी वो हो जाती है आपकी, ठीक है।
तो इसका अर्थ अगर मैं बात करूँ तो देश की आर्थिक और उसकी अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता को एक प्रकार से मापन की जो क्रियाविधि कहलाती है वो सापेक्ष के सिद्धांत को कहलाती है। वो संस्कृति सिद्धांत नहीं होगा आपका, ना ही आगामी सिद्धांत होगा, ना ही प्रणाली सिद्धांत होगा। ठीक है, यह आप लोगों को मैंने भी हाल ही बताया जो समाजशास्त्र में संस्कृति को लेकर, तो संस्कृति का एक पार्ट है ये, उसका सिद्धांत यहाँ पे प्रणाली का सिद्धांत है, अनामी का सिद्धांत है और संस्कृतिकरण का सिद्धांत है। सापेक्ष का जो सिद्धांत होता है वो आपका एक सापेक्ष गरीबी के बारे में बात करता है, उसके संबंध में बात करता है। यही है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका भाई, करेक्ट जवाब ए वाला सही माना जाएगा। और अभी देखिए इसका मैंने आप लोगों से करवाया है ये प्रश्न, जरा मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब और आप ही लोग बताना। ठीक है भाई, क्या होता है? अच्छा, ट्रिक लगा के ट्रिक बताया है मैंने आप लोगों से। पहले आ आया है तो आ आएगा तो आगे कौन आएगा भाई बताइए? आ गया है तो आगे कौन आने वाला है? हाँ हाँ, स्त्री आगे आएगी। ठीक है, उच्च जाति का पुरुष और नीच जाति के। हाँ, तो स्त्री जो हो जाएगी वो कौन सी जाति की हो जाएगी? निम्न जाति की। तो अब आप ढूंढिए जरा ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन लग रहा है आपको। क्या बी वाला ऑप्शन लग रहा है ऐसा कि ऊंची जाति का स्त्री का विवाह नीची जाति के पुरुष से हो जाता है तो वो क्या होता है भाई? ये तो आपका प्रतिलोम हो जाएगा ना। प्रतिलोम होगा। हाँ, तो प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ए को पढ़ लेते हैं। ऊंची जाति का पुरुष हो गया, नीची जाति का स्त्री हो गई, ये आगे आ गई भाई अब, है ना, अनुलोम, आ से आगे। ठीक है भाई, तो यह हो जाएगा आपका अनुलोम। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है, बोलिए जरा। ए तो ही सही ना, ए सही है। हाँ ठीक है, ये सही है। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए जरा यहाँ पर। देखिए यूफोरिया देखो यहाँ पर यूफोरिया व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है बताइए जरा गरिमा, दुर्गा मैडम बताइए किसको व्यक्त करेगा? अच्छा पहले तो यूफोरिया आप सोच रहे होंगे कहाँ से ये शब्द आ गया है ना। यूफोरिया का मतलब बता दूं, एक आप सोचिएगा थोड़ा सा। इसका मतलब होता है जैसे उत्साह, परम आनंद, है ना। ठीक है, अब सोचिए जरा, परम आनंद, अब सोचिए। डी होगा सर, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, यहाँ पर डी, यानी सामाजिक गतिविधियाँ में बात हो रही है, जैसे सुनने से, हंसी से, संगीत बनाने से, नृत्य से उत्साह की स्थिति को प्रेरित करती है यूफोरिया, है ना। रोमांटिक चीज़ों को भी, और जैसे अगर मैं बात करूँ, लती व्यक्ति पहले आनंद का अनुभव करता है और यूफोरिया, अगर मैं बात करूँ तो यूफोरिया बाद में, ठीक है, बाद में उसको क्या करता है, एहसास भी करता है। ठीक है, एहसास भी करता है यूफोरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होना चाहिए वह ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। डी इज द करेक्ट। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं, कौन बताएगा? सर ए। अच्छा, ए संस्थापक हैं आर्य समाज के। और देखो यहाँ पर या आया है ना, किसी और शब्द में या आया है, देख लो। हाँ यहाँ पे आया है, तो ट्रिक है ना ये, तो या से मैच करो, तो ये आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है भाई, याद रखना आप लोग। और ये संस्थापक, इन्होंने स्थापना कब की थी? 1875 में। और इनका एक फेमस वो था, क्या बोलते थे, नारा था, जानते होंगे आप लोग अच्छे तरीके से, वेदों की ओर चलो ना, वेदों की ओर चलो। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेदों की ओर चलना वाला। ठीक है भाई, वेदों की ओर लौटो, सॉरी, और लौटो, या हाँ लौटो, चलो ठीक है, वही चीज़ है आई थिंक। लौटना, चलना, लौटने का मतलब वापस आ जाना है। चलो ठीक है, जैसा भी सोच लो। ठीक है, वही चीज़ है। तो वेदों की ओर लौटो, और इसकी एक पुस्तक का नाम था, जानते हैं आप लोग? सत्यार्थ प्रकाश, याद है? सत्यार्थ प्रकाश। तो तीन चीज़ें आप याद रखना, है ना। हाँ, इसे तीन चीज़ें यहाँ से याद रखना। विनोबा भावे का नाम तो जानते होंगे आप लोग, भूदान आंदोलन 1 अप्रैल 1951, है ना, 1951।
तो याद रखिएगा आप लोग। भारत रत्न भी मिला है इनको, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिए गए हैं इनको, है ना, याद रखना आप लोग। और महादेव गोविंद रानडे महादेव हैं, जरा बताइए किसकी पूजा करेंगे, ये कौन सा समाज आएगा, ट्रिक लगाइए। प्रार्थना समाज आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो 1867 हो जाएगा, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद का नाम आ गया है, ठीक है भाई। अच्छा, इसकी स्थापना अच्छा बता दिया आपको, ठीक है ठीक है। अच्छा, प्रेरित ये हुए थे केशव चंद्र सेन से भाई, याद रखना आप लोग। और प्रार्थना समाज में कभी कभी आत्माराम पांडुरंग का नाम मिल जाता है, तो वो भी सही माना जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना आप लोग। अच्छा, विवेकानंद के बारे में अगर आप बताइए तो परमहंस का नाम आपने सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन, भूल जाते हो। 1896, हाँ, अपने गुरु पर 1986, ठीक है, बस क्लियर। तो ऐसे ही तो करो आप, ऐसे ही जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही समझ में आएगा आप लोगों को। देखो यहाँ पर पूछा गया है संस्कृतिकरण शब्द को लेकर, बताइए गरिमा, याद है गरिमा? श्रीनिवासन जी का है, दुबे जी हैं, संस्कृति ग्रहण कर लो। दुबे जी का है। हाँ मैंने एक बार ट्रिक बताया था, नहीं, वो स्व संस्कृति ग्रहण हो जाएगा, स्व संस्कृति ग्रहण हो जाएगा, ठीक है गरिमा, स्व संस्कृति ग्रहण हो जाएगा दुबे जी का। हाँ, ये वाला श्रीनिवासन जी का है, ये पता है। ये संस्कृतिकरण है, ये संस्कृतिकरण किसका होगा? श्रीनिवासन का होगा, है ना। एमएन श्रीनिवासन के द्वारा ये अध्ययन किया गया है समाज शास्त्र में कि संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि समाज के वंचित वर्गों के लिए निम्न जाति समूह का प्रयोग, और इन्होंने जो उस समय जब प्रयोग में लाया था तो इस संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी थी 1952 में दिया था, तो वो ये है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न बनेगा स्व संस्कृति ग्रहण, तो आप लगा देना दुबे जी को, ठीक है, तो ये आपका ट्रिक सही हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, विधवा पुनर्विवाह किससे प्रोत्साहित या प्रोत्साहन किया है, मतलब अब बताना है आप लोगों को, बताइए जरा, विधवा पुनर्विवाह को किससे प्रोत्साहन दिया है, किसने प्रोत्साहन दिया है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही हुआ है, ठीक है, बताइए जरा। डीके करवे, तो डीके करवे, डीके करवे तो कई जगह लग रहे हैं मुझे, ये भी डीके करवे हैं, ये भी डीके करवे हैं, ये भी, अच्छा बी कह रहे हैं आप, ओके। डॉक्टर डीके करवे की बात हो रही है ना, तो डॉक्टर डीके करवे ने पुणे में, आप लोगों को पता होगा, एक इनका एक कॉलेज के ये प्रधानाध्यापक थे, कोई बता सकता है कौन से कॉलेज के, बता सकते हो? फर्ग्यूसन कॉलेज, हाँ, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे, लिख दिया मैंने, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर डीके करवे ने बेसिकली महिलाओं की दशा को सुधार करने की बात किया था। सर एसएनडीटी कॉलेज है ना? हाँ जी, एसएनडीटी कॉलेज भी था ना उनका कुछ तो। हाँ, उनके देखो, उन्होंने सबसे पहले जो जिक्र किया था फर्ग्यूसन कॉलेज में ही उनकी जो है उनका नियुक्ति हुई, ठीक है, ऐसे कुछ था। और डॉक्टर डीके करवे का जो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन को लेकर दिया, इन्होंने महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए इसका जो है एक संस्था के रूप में इसको लाए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे भी। और पुणे में इन्होंने अनेक महिलाओं के साथ विद्यालय और विधवा गृहों की स्थापना की, तो बहुत सारे विद्यालय की स्थापना की है निखिल सर, ठीक है। और मैं अगर आपसे बात करूं तो यहाँ एक चीज़ और याद रखिए आप लोग, ध्यान में रखिएगा आप लोग, कि 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, कौन बताएगा? बोलिए। डीके करवे को, हाँ, डीके करवे को। विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था, ठीक है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1800 कब लागू किया गया? विधवा बताइए, 56 में, 1856 में, हाँ 1856 में, ठीक है। और लॉर्ड बेंटिंग ने क्या किया था? सती प्रथा को एक अवैध घोषित कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और ये कौन से अधिनियम के तहत? अधिनियम नंबर 17, अधिनियम नंबर 15, अधिनियम नंबर 11, 17, वेरी गुड। 1829
को अधिनियम नंबर 17 में इसने सती प्रथा को पारित किया था। बहुत बढ़िया बता रहे हो आप लोग, ये चीज़ें जो है आप लोग फैक्ट के रूप में याद करते रहिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा आपका। गरीबी हटाओ, बताओ। देखो अब तक तो मैंने कहा कि वेदों की ओर चलो था, अब मैं कह रहा हूँ गरीबी हटाओ भैया, ऐसा नारा बताइए। सर इंदिरा गांधी जी का है ये। इंदिरा गांधी जी का। अच्छा आराम हराम है भाई, कोई किसने बोला आराम हराम है? सुना था कभी आराम हराम है? किसने बोला ये जवाहरलाल नेहरू का है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जा रहे हो फिर तो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का आराम हराम हो जाएगा और इंदिरा गांधी जी का क्या हो जाएगा? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ जय जवान जय किसान किसने किया है? ये कौन सा उनका नारा? अच्छा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसने बोला है? जय जवान, अटल बिहारी वाजपेयी, वेरी गुड। जय जवान जय किसान के बारे में लाल बहादुर शास्त्री जी, और जय जवान जय किसान जय जय विज्ञान वो हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। और वेदों की ओर वापस वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, हाँ। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, हाँ भगत सिंह। ये सब तो करो मरो, करो या मरो। ये लाला लाजपत राय है। महात्मा गांधी करो या मरो, महात्मा गांधी करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। एक जाति एक धर्म, एक जाति एक धर्म और एक भगवान, बताइए। एक जाति एक धर्म एक भगवान किसने बोला? नारायण गुरु, नारायण गुरु सर। हाँ नारायण गुरु, ठीक है, शाबाश। इतनी चीज़ें याद रखना, ठीक है, हो सकता है पूछ ले। चलिए, भारत के प्राचीनतम सामाजिक सुरक्षा कानून कौन कौन से? देखो अभी ना अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को एक, जैसे श्रम से संबंधित कितने कानून हैं, सामाजिक विकास से संबंधित कितने कानून हैं, ठीक है, ये वाली क्लास ना ये पेपर समाप्त होने के बाद वही मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। सामाजिक विकास के सारे कानून लिखवा दूंगा, पर्यावरण के सारे कानून अधिनियम आपको लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा के सारे कानून हो जाएंगे, श्रम के सारे कानून हो जाएंगे, ठीक है। तो सेपरेट हो जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है, ठीक है ना। तो ये मैं इस हाँ समाप्त होने बाद करवा दूंगा। पहले आप इसको देख लीजिए कि प्राचीनतम सामाजिक सुरक्षा का कानून कौन है, किसने कौन सा है। तो देखिए, एक तो श्रमिक क्षतिपूर्ति का एक्ट है, वो 1923 है, आप जानते हैं 1923। और यहाँ पे देखिए प्रोविजनल जो है प्रोविडेंट फंड एंड बोनस एक्ट है, आप जानते होंगे, भविष्य कर्मचारी राज्य, वही है ना, प्रोविडेंट फंड वाला, कर्मचारी राज्य बीमा वाला, यही है ना, हाँ भविष्य निधि वाला, यही तो है, हाँ यही है कर्मचारी राज्य बीमा। तो 1948 है ना। और मातृत्व लाभ 1961 और यहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेविटी एक्ट, उपादान अधिनियम, निखिल सर 72, ओके चलो ठीक है। अब मुझे बताइए सबसे प्राचीन कौन है, सबसे पहले कौन आया इनमें से, सबसे प्राचीन बताओ। श्रमिक, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सर लाइन से ABCD, लाइन से ही है 1 2 3, अरे नहीं इसमें नहीं, ऑप्शन नहीं दिया है निखिल सर, इसमें आपको प्राचीन आइडेंटिफाई करना। हाँ ABC आप बता रहे हैं, सही गेस कर लिया आपने कि क्रम से दे दिया 23 48 61 ऐसे इस तरीके से, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर आपको सबसे प्राचीन ढूंढना था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। चलिए, काका कालेलकर नाम सुना है, बोलिए जरा। हाँ ओबीसी। अच्छा बताइए, दीपा मैडम, श्वेता जी, हनी सिंह, बोलिए। अजय सर, यस सर। कमेंट नहीं आया। बताइए, चलिए। अच्छा श्वेता का आ गया भाई, सी पिछड़ा वर्ग कमीशन, ओके अच्छा जी, चलो ठीक है, अगर भाई आप सी कह रहे हैं तो ओके। देखो आपने नाम सुना है उनका, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर, नाम सुना है कहीं?
दत्तात्रेय वही तो हैं ये, वही हैं ये पता है क्या है, ये भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रह चुके हैं ये, है ना। और इन्होंने 19 जनवरी 1953 1953 को 53, ठीक है, याद रखना, काका कालेलकर ने इनकी अध्यक्षता में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया था, पहली बार, याद रखिएगा, 29 जनवरी को, है ना। और आपसे बात करूं तो जो कालेलकर साहब हैं वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत जो उन्होंने की थी केंद्र सरकार को जो सौंपी थी, तो हो सकता है भाई कभी पूछ ले कि रिपोर्ट इन्होंने कब सौंपी अपनी, भाई क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से भी रिलेट करते थे ये, प्लस में पिछड़ा वर्ग आयोग को भी रिलेट करते थे, तो जाहिर सी बात है पूछ सकता है कि रिपोर्ट किसको सौंपा था और कब सौंपा था। केंद्र सरकार को सौंपा था, और सौंपा था 23 मार्च 1955 को, 1955 को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, 23 मार्च, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत में स्कूल ऑफ सोशल वर्क का एसोसिएशन कब स्थापित किया गया भाई, बोलिए, भारत में? 1960 और भी कोई? 1960। अच्छा, ठीक है भाई। देखिए, आपने एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो ये भारत स्कूल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इसके बारे में, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये उससे लिया गया है उन चीज़ों से, जैसे आपने नाम सुना होगा एसोसिएशन सोशल स्कूल वर्क, है ना, ये चीज़ आपने देखा होगा इस तरीके ना, सोशल वर्क। और ये बेसिकली जो नाम आया था, ये आया था 1961 का, हालांकि उसे देना चाहिए था 1961, लेकिन दिया नहीं है, लेकिन स्थापित करने के बारे में बात किया गया, उसी के बारे में चर्चा यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अच्छा, सोशल वर्क इंडिया है ये, ठीक है, एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इंडिया, ठीक है, ये है, और ये 1961 का है, ये भारत का ही, तो ये 61 का बेसिकली, अब आप लोग पढ़ते भी हैं, जानकारी भी रखते हैं, 1960 का ही, और इसने वही दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पर सही माना जाएगा फिर। अच्छा, जरा मुझे बताइए, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क कब आया, दिल्ली का? 1946। 46 हाँ, 46 दोनों ना बोले आप लोग, 46 है दिल्ली का 46 है। और वाई, हाँ, वाई और YWCA का नाम सुना आपने? YWCA, ये कई बार प्रश्न बनाया गया है ना, इम्पोर्टेंट है ये, नाम सुना है इसका बारे में? जरा बताइए क्या फुल फॉर्म इसका होगा? सर, यंग वुमेन क्रिश्चियंस एसोसिएशन। कब? नोट कर लो आप, 73, है ना, ठीक। तो यहाँ आपसे प्रश्न ये था कि भारत में स्कूल ऑफ सोशल वर्क एसोसिएशन कब था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। कुछ फैक्ट जो है ध्यान रखिए आप लोग, कुछ फैक्ट जो है एक दो ही रखिए याद, ध्यान वो भी अच्छे से रखिए। यहाँ पर देखिए, एक आपका आ गया एलिगेशन यानी अभिकथन। संकट का मतलब होता है क्राइसिस, यानी संक्रांति काल होता है, इसलिए व्यक्ति को तत्कालिक चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए। जरा क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसके बारे में आप लोग, ठीक है, संकट के बारे में। और यहाँ मैं आपसे बता रहा हूँ दूसरा ऑप्शन, कारण कि फील्ड वर्क प्रशिक्षण शुरू में ही सही निदान करने की कौशल प्राप्त होता है, इसलिए मानव संसाधन के प्रबंधन में संवेदनशीलता का प्रशिक्षण और आदतन सूचना ग्रहण का समावेश अवश्य होना चाहिए। बताइए जरा, ए सही है कि डी? ऑप्शन ए सही है या डी? दोनों सही लगा। लो, सर, अच्छा, ये तो सही है। ये सही है। तो मतलब वो ए और आर दोनों सही है बोल रहे। क्राइसिस संकट काल होता है, इसलिए व्यक्ति को तत्कालिक चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट जवाब।
डी करेक्ट है। आवासीय सामाजिक कल्याण संस्थान को समाज के सेफ्टी वॉल्व नाम दिया गया है। आवासीय समाज कल्याण को कौन सा नाम दिया गया भाई, बोलिए जरा एक बार। सेफ्टी वॉल्व। आवासीय समाज कल्याण संस्थान का नाम क्या दिया गया है? सेफ्टी वॉल्व। आवास का मतलब जानते हैं ना, जहाँ पे रहा जाता है, जहाँ पे रुका जाता है, जहाँ पे विश्राम किया जाता है, आवास, उसको सेफ्टी वॉल्व बोला गया है। दूसरा कह रहा है कि अपराधशीलता में या अपराधशीलता को खुली संस्थानों में नियंत्रित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई व्यवहार को व्यवस्थित करने में आवश्यकता होती है। बताइए जरा, अच्छा क्या सही है? दोनों सही है कि दोनों गलत हैं, कि व्याख्या नहीं हो रही है कि व्याख्या हो रही है? प्रियंका गौतम नहीं है क्या आज? ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो प्रियंका गौतम मुझे याद आती है। नहीं आई है शायद आज। चलो, काफ़ी बच्चे नहीं आते यार अब तो। चलो, वीडियोस बन जाती है इसलिए लग रहा है हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते हैं, इसलिए नहीं आते हैं ना। चलिए बोलिए। मुझे भी यही लगता है। रिकॉर्डिंग में हमें अपने आंसर तो नहीं मिलते। अपने आंसर नहीं मिलते हैं? अच्छा, तुमने क्या बोला? ठीक है, चलो। हम आपसे क्वेश्चन तो पुट अप कर सकते हैं। नहीं, आज आप लोगों की इस वीडियो में आप लोगों की आवाज़ भी आएगी। इस वीडियो में ना आप लोगों की आवाज़ भी आएगी। आप लोग जो बोल रहे हो वो भी आपको सुनाई देगा इस वीडियो में। फिर तो बहुत अच्छा होगा सर। हाँ, ठीक है। चलिए बताइए जरा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? आवासीय समाज कल्याण संस्थानों में समाज के सेफ्टी वॉल्व का नाम दिया गया है। ये बात सत्य है 110%। और अपराधीशीलता के खुली संस्थानों में नियंत्रित नहीं किया जा सकता है क्योंकि व्यवहार को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। ये भी आपका 110% सही, ये भी सही है। आपका दोनों के दोनों सही जवाब है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यह एक प्रकार से आवासीय समाज कल्याण संस्थानों के बारे में जिक्र किया जा रहा है और आवासीय समाज कल्याण संस्थानों से ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यह आपका अपराधीशीलता से खुली संस्थानों के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जहां पर उसके व्यवहार को व्यवस्थित करने की आवश्यकता के बारे में, ज़रूरतों के बारे में ध्यान रखना पड़ रहा है। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए आपका यह सही व्याख्या नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट जवाब आपका हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक लगाया हूँ, ट्रिक भी लगा लिया करो मन में, है ना। एक और प्रश्न बताओ। चलो, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने में संरक्षण धारा 106 से परिवारों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बताइए, क्या सत्य लग रही है बात? ये सर। अच्छा जी, चलो फिर ठीक है अगर सत्य लग रही है तो। और फिर कह रहा हूँ कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले एक्ट से परिवार की पहले से ही कमज़ोर संस्था और भी कमज़ोर हो जाएगी। ज़रा देखिए, बहुत ध्यान से करिएगा क्या हो रहा है भाई। देखो, एक तो ये बात बोल रहा है आपसे कि पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, घरेलू हिंसा आपने नाम सुना भी होगा। घरेलू हिंसा के बारे में सुना है कि नहीं सुना? बताइए हाँ या ना। हाँ हाँ, कब ये अधिनियम कब आया? घरेलू हिंसा वाला अधिनियम बता दो, कौन है, कौन बताएगा? 2005 की 2006? 2005। हाँ 2005 का। ठीक है, शाबाश। तो 2005 का जो घरेलू हिंसा वाला अधिनियम है उसी का एक धारा है 106। ठीक है, उसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती, ये सत्य लिखा हुआ है, उसमें चीज़ें ये मेंशन की गई है। और कह रहा है कि महिलाओं को घरेलू से बचाने हेतु एक्ट जो है परिवार से पहले ही कमज़ोर संस्था और भी कमज़ोर हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाला एक्ट है ये? परिवारों की पहले से ही कमज़ोर और यहाँ पर संस्था और भी कमज़ोर हो जाएगी। बताइए ज़रा। सर, उनको बचाने के लिए संस्था होती है सर, प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। मतलब सर, जो संस्था जो रहती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रहती है, तो अच्छा ही है ना। ये गलत लग रहा है सेंटेंस। अच्छा मतलब अच्छा, मतलब संरक्षण की बात कर रहा है यानी, है प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। तो चलो, ये बात तो देखो मुझे यहाँ तक सत्य लग रही है। देखो यहाँ आगे कि एक्ट के जो यहाँ पर ध्यान सुनिए कि घरेलू हिंसा से बचाने वाले एक्ट से परिवार की पहले से, अब यहाँ से आगे देखिएगा, पहले से ही तक ले लीजिए, पहले से ही कमज़ोर संस्था, पहले से ही कमज़ोर संस्था और भी कमज़ोर हो जाएगी। क्या ऐसा? बात सोचिए ज़रा ध्यान से कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले जो एक्ट है उस एक्ट से परिवार को पहले से ही कमज़ोर संस्था और भी कमज़ोर हो जाएगी।
पल्ले नहीं पड़ रहा ना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनिए। सेंसर ही कमजोर यह आपका स्टेटमेंट जो है ये सत्य है, ठीक है। यहाँ आपको मैं बता दूं, ये कह रहा है कि एक्ट में कह रहा है कि परिवार से पहले से ही कमजोर संस्था। अब संस्था का मतलब ये रहा कि इस अधिनियम में उसको संस्था मान लिया है परिवार वालों को। परिवार एक संस्था है भाई, एक इकाई है, आप जानते हैं भलीभांति तरीके से। तो वो तो कमज़ोर तो थी ही पहले से ही, लेकिन कमज़ोर संस्था और भी कमज़ोर हो जाएगी। तो अगर जब आप घरेलू हिंसा एक्ट के परिवार से पहले से, अब देखो यहाँ पर ध्यान सुनिए कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने का एक्ट है ये, पहली बात। और परिवार की पहले से ही जो कमज़ोर संस्था है और भी कमज़ोर हो जाएगी। नहीं, कमज़ोर नहीं होगी, फिर तो वो मजबूत हो जाएगी ना, ये तो गलत हो जाएगा भाई, है कि नहीं, है कि नहीं? सही है, ये गलत हो जाएगा आपका जवाब। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं ये सोच रहा था, तो गलत ही होगा ना। हाँ मैं ये सोच रहा था यहाँ पर कि जो परिवार एक संस्था है, उस संस्था को इम्प्रूव करेगी, तो जाहिर सी बात है इम्प्रूव होता है, करेक्ट जवाब है, ये इम्प्रूव होता है। बट यहाँ पे और भी कमज़ोर हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं। क्या घरेलू हिंसा ऐसा भी एक्ट है कि भाई जिसके प्रति अगर कोई चीज़ हो रही होगी, तो अगर उसके साथ अगर आपने कोई न्याय वगैरह करोगे, तो क्या वो वाले जो पक्ष है जिसका आपने लिया है, जो पक्ष, क्या वो कमज़ोर होता चला जाएगा? उसको तो मजबूत करोगे ना आप, उसका तो अधिकार दिलाओगे उसको, ठीक है, न्याय करोगे, कानून का सहारा लोगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, तो कहाँ से कमज़ोर होगा भाई? तो वो संस्था तो पहले से और कमज़ोर थोड़ी ना हो जाएगी। परिवार जैसे इस घरेलू हिंसा पर लागू होगा तो क्या कमज़ोर होती चली जाएगी? कमज़ोर होती चली जाएगी, और भी कमज़ोर हो जाएगी। ये चीज़ लिखा हुआ था, तो गलत हो जाएगा ये वाला। और भी प्रेशर भी, मैंने एक चीज़ बताया था कि जब कभी क्वेश्चन पर भी इस तरीके के वर्ड्स आए, जैसे एटीट्यूड वाला, जैसे एक निगेटिव, ये निगेटिव सेंटेंस लग रहा है, और आप पढ़ेंगे 2-3 बार ना तो आपको पता चलेगा ये नकारात्मक भाव दे रहा है, ये आपका निगेटिव सेंस दे रहा है आपका, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी भी आधार पे आप प्रश्नों को सही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद स्टॉप कर देते हैं ना 30 तक, ठीक है ना, फिर कल कर लेंगे। देखो यहाँ पर चिकित्सकात्मक विधान, ठीक है भाई, थ्योरेटिकल सेटिंग की बात हो रही। तो कार्यकर्ता छोटे वर्गों में काम को सुगम बनाने की भूमिका में होता है। बताइए क्या आप ये बात सत्य मानेंगे कि भाई अगर कोई चिकित्सकीय या चिकित्सात्मक विधान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्योरेटिकल सेटिंग में जो कार्यकर्ता, जैसे आप कार्यकर्ता हो, आप सोशल वर्कर हो, तो छोटे वर्गों में काम को, अच्छा छोटे वर्ग मतलब वर्क से रिप्रेजेंट किया गया फंक्शन से, ठीक है, तो उसको सुगम बनाने की भूमिका होती है कि नहीं होती? बताइए जरा। होती है सर। तो होनी चाहिए, बिल्कुल। होती है। तो ये आपका सत्य है, सही बात है। अब बताइए जरा बड़े वर्ग की, अब यहाँ पे मैं बड़े वर्ग की बात कर रहा हूँ, ये छोटे वर्ग का था, ठीक है। जो कार्यकर्ता, अगर बात करें कार्यकर्ता छोटे वर्ग में, अब यहाँ पे कार्यकर्ता बड़े वर्ग में, तो प्रतिरोध की तकनीकी सुरक्षित ढंग से अपनाई जाती है, क्योंकि वर्ग जितना बड़ा होगा उतना ही कमज़ोर होगा। ज़रा मुझे बताइए, प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़िएगा। दोनों व्याख्या भी कर रहा है, बट आंसर गलत है इसमें जो दिए हुए हैं। आंसर गलत दिया हुआ है सर ये कैसे कह दोनों में सकते हैं कि व्याख्या जितना नहीं बड़ा है, होगा उतना ही कमजोर होगा? नहीं, बात सही कर रही है गरिमा। यहाँ पर अगर क्वेश्चन को आप पढ़िए जरा, देखिए क्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये तो जरूरी ए सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। आर ए दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है, व्याख्या नहीं है। आर ए दोनों सही है। यहाँ पे कह रहा था कि आर केवल सही है लेकिन आर ए की व्याख्या कर रहा है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या कर दे रहा है, तो ये वाला भी तो सत्य माना जा सकता है। आर ए दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की व्याख्या कर देता है, मतलब अपना अलग से स्टेटमेंट। और इस क्वेश्चन का मेरे ये आपने सर ये क्वेश्चन ही गलत है। आर सही है? हाँ क्या सर आपके हिसाब से आर सही है? मतलब फिर से बोलो। सर ये आर वाला जो अच्छा बता रहा है कारण, ये कारण सही है? देखो मैं बताता हूँ। देखो बड़े वर्ग में प्रतिरोध प्रतिरोध का मतलब जानते हैं आप लोग? बताइए पहले। प्रतिरोध, हाँ सर, किसी का अपोजिट हो ना, क्या होना? बाधा है, अपोजिट बोल रहे सर। अपोजिट, अच्छा अच्छा सर अच्छा, आवाज उठाना, अपोजिट होना, आवाज उठाना। ओके। देखो अगर यहाँ पर पूछा जाए प्रतिरोध का बारे में, तो उसमें तकनीकी सुरक्षित ढंग से अपनाई जा सकती है, क्योंकि वर्ग जितना बड़ा होगा उतना ही कमज़ोर होगा।
ये बात सत्य नहीं लग रही है आपको? वर्ग अगर जितना बड़ा होगा उतना उसके लिए कमजोर वर्ग के रूप में नहीं आ सकता है क्या? बोलिए एक बार। दोनों से लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है इसकी। ये आप मुझे बताइए जरा, एक चीज़ यहाँ पे बताइए कि बड़े वर्ग के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये बात कि जो यह बड़े वर्ग की बात हो रही है ऐसी प्रतिरोध पर, यानी बड़े वर्ग की रोक पर अगर कोई तकनीकी सुरक्षित ढंग से अपनाई जाए, बड़े वर्ग की रोक पर, ठीक है, प्रतिरोध का मतलब एक प्रकार से तिरस्कार कर दिया, प्रतिबंध कर दिया, लगा दिया है आपने, बाधा वगैरह सब कुछ डाल दिया होगा, इस तरीके का हो गया, रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे जितना क्योंकि वर्ग बड़ा था, क्योंकि वर्ग जितना बड़ा होगा उतना ही कमज़ोर होगा, ठीक है भाई, वर्ग इस पर रोक लगा दिया इसने। क्या ये बात सत्य है? बड़े वर्ग में या कोई रोक या कोई बड़ा वर्ग है उसका रुकावट हो रही है तो उसे रुकावट की तकनीकी के माध्यम से जो सुरक्षित ढंग से अपनाई जा सकती है क्या? मतलब उसको रोका जा सकता है क्या? और फिर उसके बाद जितना वर्ग बड़ा होगा उतना ही कमज़ोर होगा। वो नहीं समझ पा रहे हैं, आई थिंक, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है ना। हाँ सर, थोड़ा सा क्लियर देखो अब मैं बताता हूँ, देखो सुनो, मैं बताता हूँ, आप समझो मेरी बात ध्यान से। मैं कह रहा है यहाँ पे कि बड़े जो वर्ग हैं उन बड़े वर्ग में, ठीक है ना, बड़े वर्ग में प्रतिरोध की तकनीकी सुरक्षित ढंग से, मतलब रोक लगाना है आपको और सुरक्षित ढंग से लगानी है रोक आपको। और कह रहा है क्योंकि देखो यहाँ से पैटर्न बदल गया है, यहाँ से पैटर्न बदल गया है आपका, ये पैटर्न बदल गया क्योंकि वर्ग जितना बड़ा होगा उतना ही कमज़ोर होगा। और यही आपका जो आता है व्याख्या नहीं करता है, फिर ये व्याख्या नहीं करता है, ये आपका स्टेटमेंट ही बदल देता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लगा दिया है, एक शब्द बोलता है क्योंकि, सेंटेंस बदल जाता है, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। वर्ग जितना ही बड़ा होगा उतना ही कमज़ोर होगा। वर्ग, अगर आप कहने का मतलब कम्युनिटी को ले लो, ठीक है भाई, कम्युनिटी वर्ग जितने बड़ा रहेगी तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें भी हो सकती है। अच्छा, दिक्कतें होने का मतलब संसाधनों को लेकर, ठीक है, संसाधनों एज अ अप्लाइड अगर आप लोग सोचें तो संसाधनों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है सबके लिए। अगर आप भाई क्यों नहीं करते हो 1000 लोगों पर रिसर्च, आप क्यों ले लेते हो 10 लोगों को? क्योंकि आप सोचते हो कि इन्हीं 10 लोगों में से हम जो यूनिट करते हैं आसानी से कर लेंगे। तो अगर आप इतने लोगों को लेंगे तो कुछ ना कुछ समस्या नहीं बदलेगी। तो अलग ये पैटर्न बदल, यहाँ से अलग पैटर्न हो चला गया है, अलग तरफ चला गया है ये, ठीक है। तो वर्ग जितना ही बड़ा होगा उतना ही कमज़ोर होगा, ये बात सत्य भी है इधर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें आप लोग। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर और ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। अच्छा, आर कब तक सही है? ये आर तब तक सही है यहाँ तक सही है, यहाँ की कंडीशन गलत हो गई है। दूसरी बात, ये ऐसे प्रश्न पहली बात एग्जाम में नहीं आएंगे कभी भी। देखिए ये क्या कह रहा है ऑप्शन कि ए सही है कि लेकिन आर ए व्याख्या नहीं करता है। ये ऐसा प्रश्न सिर्फ आप एक ही देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा प्रश्न है। क्या आपने कभी इस तरीके के, यहाँ पे ऑप्शन पे भी फोकस करें थोड़ा सा आप लोग, ऑप्शन को तरफ, ठीक है, ऑप्शन को, ठीक है। तो ऑप्शन ही यहाँ पर जो है सही तरीके से व्याख्या नहीं किया है इसने, केवल कह दिया है कि ये ए जो सही है और यही ए जो है आर की ए की व्याख्या कर देता है। ए आर जो सही है लेकिन आर ए की व्याख्या कर देता है, लेकिन आर तो पूरा आ जाएगा ना, आर तो पूरा हम लेंगे ना इसको, ऐसा तो है नहीं क्योंकि बाद से ले, है ना। और जब क्यों की बात के लेंगे तो फिर तो यहाँ पर देख लीजिए ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तो यह ऑप्शन पे ही कन्फ्यूज़न, ठीक है। हर यूजीसी वालों ने भाई, जब आज के समय में देखिए इतना सारी चीज़ें, जागरूक चीज़ें हैं, एक से एक्टिव टीचर हो गए हैं, एग्जामिनर हो गए हैं, जब आज के समय में इतनी बड़ी गलती हो सकती है तो क्या उस समय बताइए 2007 में गलती नहीं किए होंगे इन लोगों ने? कॉमन सेंस के लगाए, मैं जाहिर सी बात है भाई, हाँ वो हुआ होगा ऐसा, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। एक लास्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में समाज सुधार के लिए कराई थी बात कि नहीं? भाई तो सिलेबस में लिखा हुआ है भाई, बताइए, मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, तो सिलेबस में ही खुद मेंशन किया हुआ है। यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ना, देखो लिखा हुआ है 19वीं सदी के बारे में, समाज सुधार के बारे में लिखा हुआ है सिलेबस में कि पढ़ना है हमें। वही बात यहाँ पे कह रहा है, लिखा है कि नहीं सिलेबस में? बोलो हाँ या ना, बोलो। लिखा वही सिलेबस, ये बात सत्य है आपकी, सही है। और भारत में महिलाओं की दशा अपरिवर्तनीय रही है, जिसमें साक्षरता का स्तर बहुत नीचे रहा। अपरिवर्तनीय रही है जिसमें क्या रहा भाई? स्तर बहुत ही नीचे रहा है, ठीक है भाई। ये बात सत्य है कि गलत है? 19वीं सदी में तभी तो समाज सुधार लोग आए, तभी तो समाज सुधार लोग रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें तो जैसे देखिए कर्वे का नाम आप लोगों ने सुना है, विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं पर काम किए, शिक्षा पर काम किया, सती प्रथा को दूर किया, ठीक है, बहुत सारी काम हुए थे, ठीक है।
तो ये आप लोग 19 जो है क्वेश्चन नंबर ये 30 तक देख रही है, और कल हम स्टार्ट करेंगे 30 से आगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मैं फिर कोई यूनिट नंबर 9 से या तो कोई एक्ट से लेकर आपको करवाऊंगा, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया है अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। ओके सर।